Hello students, today I am telling you the video 4 of the chapter नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बात हो रही थी कि गांधी जी को आखिर ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी कि एक नॉन कॉपरेशन, एक असहयोग। तो अपनी फेमस किताब में हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने एक किताब लिखी थी महात्मा गांधी ने, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश रूल है इस्टेब्लिश इन इंडिया, वो इस्टेब्लिश कब हो सकता है भारत में? विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। जब भारतीय लोग कॉपरेट करें ब्रिटिशर्स को, तभी तो ब्रिटिश रूल यहाँ पे स्थापित हो सकता है। सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन, इस सहयोग के कारण ही ब्रिटिश लोग यहाँ पे शासन कर सकते हैं। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर भारतीय लोग ये सहयोग देना इनकार कर दें तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, तो जो ब्रिटिश का शासन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। विद इन ए ईयर, कुछ ही सालों में ब्रिटिश शासन यहाँ पर धराशायी हो जाएगा एंड स्वराज आ जाएगा, यानी अपना राज आ जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नॉन कॉपरेशन था, असहयोग था, एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया इसने। गांधी जी ने प्रपोज किया कि ये मूवमेंट जो था अफोल इन स्टेजेस में शुरू किया जाएगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। सबसे पहले 1920 में जब ये डिसाइड किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट के द्वारा उपाधियां दी गई है नेताओं को, वो सरेंडर कर दी जाएंगी। एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उनका बहिष्कार किया जाएगा। जो भी आर्मी में काम करते हैं या पुलिस में काम करते हैं, कोर्ट में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या स्कूलों का बहिष्कार किया जाएगा। स्टूडेंट लोगों ने स्कूल पढ़ना छोड़ दिया। और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। बेसिकली हम कहें कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, और जमुनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि मिली थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो ये जो उपाधियां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको एज ए ऑनर के रूप में दी थी। इन नेताओं ने, इन लीडर्स ने ये जो टाइटल्स थे, ये उपाधियां वापस कर दी ब्रिटिशर्स को, और सभी पुलिस वालों ने अपनी जॉब छोड़ दी, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, स्टूडेंटों ने और टीचरों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। दैट इन ए केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, और इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया? एक रिप्रेशन, इनको दबाने के लिए ए फुल सिविल डिसोबीडियंस जो कैंपेन चल रहा था, एक लॉन्च किया गया। थ्रू द समर ऑफ 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली टूर एक्सट्रीमली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट, बहुत बड़े स्तर में मोबिलाइज किया, एक सपोर्ट मांगना चाहा इस आंदोलन के लिए। मैनी विद इन ए कांग्रेस, बहुत सारे जो कांग्रेस के थे, वेर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, इस जो प्रस्ताव के बारे में चिंतित दिखते थे। अब वो चिंतित क्यों थे? दे वर रिलुकेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन, वो जो काउंसिल के इलेक्शन होने थे, वो इच्छुक थे कि इसका बॉयकॉट करे, जो नवंबर 1920 में होने वाला था। लेकिन वो डरे ये भी थे दैट मूवमेंट माइट लेड टू ए पॉपुलर, कहीं तो इस मूवमेंट में हिंसा ना हो जाए, क्योंकि जितने फॉलोवर थे गांधी जी के, वो तो अहिंसा के फॉलोवर थे, नॉन वायलेंस के और ट्रुथ के। तो अगर ये मूवमेंट वायलेंस होता तो ये कामयाब नहीं माना जाता। इन द मंथ बिटवीन, सितंबर से दिसंबर के बीच में एक इंस्टेंस टसेल्स विद कांग्रेस के साथ शुरू हुआ। फॉर ए वाइल दीज सीम नॉट मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन सपोर्टर्स और अपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट्स, जो मीटिंग रखी गई, जो सपोर्टर थे इस मूवमेंट के और जो अपोनेंट थे इस मूवमेंट के, फाइनली कांग्रेस सेशन में नागपुर में 1920 में ये डिसाइड किया गया, एक कॉम्प्रोमाइज किया गया। इस कॉम्प्रोमाइज के तहत समझौता किया गया, वॉज वर्कड आउट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, कि ये डिसाइड किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
अब ये मूवमेंट किस स्तर पर चला होगा, अपहोल्ड किया गया, किन लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया, और ये जो मूवमेंट था किस तरह से ये सामाजिक जो ग्रुप था, सभा थी, उसने इसके विचार को अपनाया था। हम यहाँ पर फोटोग्राफ्स देख सकते हैं सत्याग्रहियों की किस तरीके से उन्होंने, बेसिकली हम कह सकते हैं जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा क्या किया होगा लीडर्स ने, कैसे, हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड और क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई। तो फर्स्ट आप कह सकते हैं इन द मूवमेंट मैनी लीडर्स सरेंडर द टाइटल, इसमें लिख सकते हैं महात्मा गांधी सरेंडर द टाइटल ऑफ केसरे हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर द सरेंडर द टाइटल ऑफ नाइटहुड, एंड जमुनालाल बजाज सरेंडर द टाइटल ऑफ राय बहादुर की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। और मैनी पीपल जस्ट बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स एंड मैनी पीपल लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब, जो लॉयर हैं, पुलिसमैन है, स्कूल्स स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों ने वो कर दिया। और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, और इसके बदले में खादी कपड़ों को, जो खादी कपड़े थे, खादी को मोटिवेट किया गया कि खादी पहनेंगे लोग। लेकिन उस समय कहा जाता है कि खादी जो था वो बहुत ही महंगा था, हर कोई एक गरीब आदमी खादी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो किस तरह से हम देख रहे हैं इसमें जो फॉरेन क्लोथ थे, विदेशी कपड़े थे, वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न, वो एक वेस्टर्न कल्चर का प्रतीक माना जाता था जो हमारे इंडियन कल्चर को डोमिनेशन कर रहा था। डिफरेंट अगर हम स्टैंड्स देखें विद इस मूवमेंट के साथ, जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था 1921 में शुरू हुआ। 1920 में तो प्रपोज किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नागपुर सेशन में 2 सेशन हुए थे 1920 में कांग्रेस के, एक कलकत्ता में हुआ था और एक नागपुर में हुआ था। तो नागपुर सेशन में ये डिसाइड किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट शुरू किया जाएगा भारत में। तो कई सारे जो सोशल ग्रुप्स थे पार्टिसिपेट उसमें, इस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, और ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्स एट द कॉल ऑफ स्वराज। स्वराज को अपनाने के लिए टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि स्वराज के जो मायने थे हर व्यक्ति के लिए स्वराज के मायने वो अलग अलग थे। अब देखें कि जो मूवमेंट जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में कितना सक्सेस हुआ, शहरों में लोगों ने स्वराज को कैसे लिया, क्या मायने थे स्वराज के उनके लिए। द मूवमेंट स्टार्टेड, ये जो मूवमेंट था वो शुरू हुआ विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, जो मिडिल क्लास के व्यक्ति थे उनके पार्टिसिपेशन के साथ शहरों में मध्यम वर्गीय लोगों ने शहरों में इसे शुरू किया। कई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, कई सारे हजारों विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उन स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया, और कई सारे कॉलेजों में जो हेडमास्टर थे, टीचर्स थे, पढ़ाते थे, उन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। और जो लॉयर, जो वकील थे, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस, जहाँ पर वो अपनी कानूनी दलीलें करते थे या कानून की प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पर जाना छोड़ दिया। यानी टीचर्सों ने पढ़ाना छोड़ दिया, स्टूडेंटों ने भी वहाँ पर पढ़ना छोड़ दिया, और कई सारी जगहों पर जो लॉयर थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस जो थे वहाँ पर उस समय जो ब्रिटिशर्स इलेक्शन कराते थे उनका बहिष्कार कर दिया गया, प्रोविजनल एक्ट मद्रास को छोड़ के, वेयर द जस्टिस पार्टी, जहाँ पर जस्टिस पार्टी थी, क्योंकि जस्टिस पार्टी ने कभी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, क्योंकि नॉन ब्राह्मणों की पार्टी थी ये, उन्होंने ये महसूस किया कि इंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ ग्रेनिंग सम, काउंसिल में इकट्ठा जाने से सही होगा कि उनको कुछ शक्तियां मिले अगर वो काउंसिल का इलेक्शन जीतते हैं। तो नॉन ब्राह्मण्स लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशंस का सहयोग नहीं किया। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैज एक्सेस, क्योंकि बहुत सारी कुछ चीज़ें कुछ ऐसी थी जहाँ पर ब्राह्मण जो लोग थे वही जा सकते थे। कि महात्मा गांधी दलितों को भी साथ लेके चल रहे थे, क्योंकि मास एजिटेशन चाहते थे अक्रॉस द कंट्रीज में, मुस्लिमों को भी साथ लेके चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स को शायद ये सब पसंद नहीं आया, जो इसका इफेक्ट था। अब टीचर्स लोगों ने या लॉयर्स ने या स्टूडेंटों ने छोड़ तो दिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे जाना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया। इकोनॉमिक फ्रंट जो था, इफेक्ट जो पड़ा नॉन कॉपरेशन का, आर्थिक
स्थिति जो थी बहुत ही ज़्यादा डामाडोल हो गई। फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, क्योंकि विदेशी जो कपड़े थे उनका बहिष्कार किया गया। ऐसा सुना जाता है कि जो सुहागन्स महिलाएं थी यहाँ भारत में, उन्होंने चूड़ी पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो विदेशों में बन के आती थी। जो प्रसाद बनता था मंदिर में उसमें चीनी यूज करने से मना कर दिया क्योंकि चीनी विदेश में बन के आती थी। कपड़े जो थे, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। लीकर शॉप, जो शराब की दुकानें थी, उसमें पिकेटेड, यानी कि जहाँ पर जो उसका एंटरिंग डोर था वहाँ पर महिलाओं ने पिकेटिंग किया, अंदर आने नहीं दिया। और फॉरेन क्लोथ, वो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ह्यूज बॉन फायर। वो हर जगह पर हम देख सकते हैं। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको सक्सेस करने के लिए, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, लॉयर हो, पुलिस हो, या आर्मी मैन हो, या यहाँ की वुमेन्स हो, इन सब लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। इसको एक मास एजिटेशंस हुआ पूरी कंट्रीज में, और कई सारे नेताओं ने जैसे अपने टाइटल को सरेंडर किया, विदेशी कपड़ों की होली जला दी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, लीकर शॉप की पिकेटिंग तक की गई, और खादी कपड़ों को बढ़ावा दिया। जो खादी के कपड़े थे उसको पहनने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर, क्योंकि जो खादी कपड़े थे, खादी जो था वो हिंदुस्तान में बनता था। इंपोर्ट जो था, विदेशी कपड़ों का जो इंपोर्ट था वो आधा हो गया 1921 में से 1922 के बीच में। इट वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ से 57 करोड़ के बीच में आ गई। कई सारे हिस्सों में, मैनी प्लेसेस में मर्चेंट जो थे, व्यापारी थे, और जो ट्रेडर्स थे, रिफ्यूज टू ट्रेड, उन्होंने विदेशी कपड़ों का व्यापार करने से ही मना कर दिया क्योंकि कोई खरीदने कोई तैयार नहीं था, तो वो व्यापार करके उनके क्या फ़ायदा होता। फाइनेंस फॉरेन ट्रेड एज द बॉयकॉट, इस तरह से जो बहिष्कार चला, जो बहिष्कार आंदोलन चला, वो हर जगह पर देश स्तर पर बहुत ज़्यादा फैल गया। एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग, और पीपल क्या करने लगे, डिस्कार्ड इम्पोर्टेड जो क्लोथ थे उनको तिरस्कृत नज़रों से देखने लगे। एंड वियरिंग ओनली इंडियन, और वो केवल भारतीय कपड़े ही खरीदना प्रिफर करने लगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, और उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो भारत में बनने वाले हाथ से बुने हुए कपड़े थे, उनका जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी अराइज हुआ, काफ़ी डिमांड बढ़ी। बट द मूवमेंट इन द सिटी, लेकिन जो ये आंदोलन इतना चल रहा था टाउन्स में, लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, द पीपल वर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट इन अ ह्यूज वे बाय प्रोटेस्टिंग। उनका जो विरोध करने का तरीका सबका शायद अलग अलग था। बहुत सारे लोगों ने विदेशी कपड़ों को यूज करने से रिफ्यूज कर दिया। मर्चेंट लोग व्यापार नहीं करते थे, तो विदेशों से जो आयात हो रहा था, यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा था, वो लगभग आधा हो गया। लेकिन धीरे 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 सिटीज़ में ये जो मूवमेंट था वो स्लो डाउन, धीमा पड़ गया। कई सारे कारण थे कि ये मूवमेंट जो धीला पड़ा, क्यों हुआ ऐसा। जो खादी कपड़े थे, जो गांधी जी मोटिवेट करते थे खादी कपड़े के लिए, वो बहुत ज़्यादा क्या था बेटा, महंगा था। एंड मास प्रोड्यूस मिल, और जो बड़ी बड़ी मिलें थी, मिल क्लोथ, जो जहाँ मिलों में बनता था खादी का कपड़ा, पुअर पीपल कुड नॉट एफोर्ड, जो गरीब लोग थे वो खादी नहीं पहन सकते थे, खादी के कपड़े नहीं पहन सकते थे, या खादी प्रयोग नहीं कर सकते थे। हाउ देन कुड वी बॉयकॉट मिल क्लोथ, और कितने लंबे समय तक जो मिलों में बनने वाला कपड़ा था उसका बहिष्कार किया जा सकता था, खास करके गरीब लोगों के द्वारा। गरीब लोगों के द्वारा एक ऐसे कपड़ों को फेवर करना जो शायद उनके लिए बहुत एफोर्डेबल नहीं थे, वो कैसे बहिष्कार कर सकते थे मिल में बने वाले कपड़ों का, जो कि खादी कपड़ों के मुकाबले में काफ़ी सस्ते हुआ करते थे, उनकी पूरी फैमिली अफोर्ड कर सकती थी। तो लंबे समय तक एक गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाए कि वो बॉयकॉट करें, हमेशा से मिल में बने वाले कपड़ों को यूज ना करें। सिमिलरली इसी तरह से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे, ब्रिटिश की संस्थाएं थी, चाहे कॉलेज थे या स्कूल थे
या अदर इंस्टीट्यूशंस थे उनका बहिष्कार क्या लंबे समय तक किया जा सकता था। इससे उनके सामने प्रॉब्लम पोज्ड हो गई। क्या प्रॉब्लम थी? फॉर द मूवमेंट, इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अल्टरनेटिव, जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उनके बदले में इंडियंस लोगों को अपने इंस्टीट्यूशन खोलने थे, अपने टीचर्स रखने थे, ताकि वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में न जाने के बदले यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूशन में जाते। और इंडियंस लोगों के लिए ऐसा कर पाना शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने ब्रिटिश स्कूल या कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खोले थे, और उतने ही कॉलेज और स्कूल खोलना इंडियंस लोगों के लिए या इंडियन नेशनलिस्ट लोगों के लिए एक लोहे के चने चबाना जैसा था, यानी कि बहुत ही मुश्किल था। और खादी सभी लोगों को अफोर्ड कराना शायद ये भी पॉसिबल नहीं था, खादी तो बहुत महंगा था। और मिल में बने वाले कपड़ों को अपोज करना उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं हो रहा था लंबे समय तक। आंदोलन तो चल रहा था, अब कितने समय तक वो बहिष्कार कर सकते थे इन चीज़ों का, ये देखना था। यानी उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी इस सब में। सिमिलरली बॉयकॉट किया उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, उससे इनको सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और एक इंडियन इंस्टीट्यूशन ओपन करना अल्टरनेटिव पॉसिबल नहीं था, हैड टू बी सेट अप सो दे कुड बी यूज। ब्रिटिश के बदले में इंडियन इंस्टीट्यूशन में जा सकते थे, जिसके बदले यहाँ के स्टूडेंट्स या टीचर्स दे वर स्लो, इसीलिए ये क्या हो गया, धीरे धीरे धीमा पड़ गया। यानी वकील लोग दोबारा से अपनी लीगल प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस कांस्टेबल्स जो थे उन लोगों ने दोबारा से पुलिस को ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट और टीचर दोबारा से इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया उन्होंने। सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगिन ट्रिकलिंग बैक, और इसलिए वापस दोबारा ये सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल थे ब्रिटिशर्स वापस आना स्टार्ट कर दिया। और लॉयर लोगों ने दोबारा से कोर्ट में अपनी लीगल प्रैक्टिस ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और शायद जो गरीब वर्ग थे उन लोगों ने मिल में बने वाले कपड़ों को यूज करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो मूवमेंट राष्ट्रव्यापी चल रहा था, देशव्यापी मूवमेंट चलाया जा रहा था, जो शायद सक्सेसफुल भी हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमज़ोर लीडरशिप के अंडर हम कह सकते हैं ये मूवमेंट ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। रिविलियन जो थी कंट्री साइड में फ्रॉम द सिटीज़ में हमने देखा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे शहरों में बहुत ज़्यादा फैलाए, इट ड्रॉ इनटू फूड स्ट्रगल। और जो किसान जो थे और जो ट्राइबल आदिवासी थे उनके सामने भी शायद प्रॉब्लम्स आती, विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग हिस्सों में वो चल रहा था ये जो मूवमेंट आफ्टर द वॉर। हम देख सकते हैं जो इन अवध में, यूपी में अवध बोलते थे तब, जो किसान थे यहाँ के, वहाँ पर एक बाबा रामचंद थे, सन्यासी थे। वो कभी बेचारे फिजी में रह के आए थे। फिजी एक आइलैंड है जहाँ पर वो इंडेंटेड लेबर थे। इंडेंटेड लेबर मीन्स होता है ऐसे लेबर जिनको काम करने के बदले पैसा नहीं दिया जाता, बेकार, यानी फ्रीली वो काम करते थे, खाना उन्हें केवल दिया जाता था। तो इंडेंटेड लेबर के रूप में वो काम करते थे फिजी में, और वो फाइनली भारत आ गए थे, सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। द मूवमेंट ईयर, और यहाँ पर जो मूवमेंट चला था अगेंस्ट तालुकदार, जो जमींदार जो थे, साहूकार जो कह सकते हैं, या तालुकदार जो थे, उनके अगेंस्ट चला था किसानों ने और आदिवासियों ने मूवमेंट चलाया। हु डिमांड फ्रॉम पीजन एक्स्ट्रोवेंटली हाई रेंट एंड वेराइटी ऑफ अदर केसेस। जो उनकी ज़मीन पर शायद खेती करते होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा किराया लिया जाता था तालुकदारों के द्वारा, इसके अगेंस्ट किसान आवाज़ उठा रहे थे। पीजेंस हैड टू डू बे, और पीजेंस लोग को एक तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता, रेवेन्यू देना पड़ता था अगर वो उनके खेती उनसे अगर उन्होंने खेती लीज पे ली होती थी, या तो वो धनी किसानों के अंडर बेगार में काम करते थे, यानी कि बिना पैसे के काम करते थे। एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बेगार का अर्थ क्या होता है। टू वर्क फ्रीली इन एनी लैंडलॉर्ड्स अंडर द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के अंडर फ्रीली काम करना, बेगार, बिना पैसे के काम करना। फार्म विदाउट एनी पेमेंट, बिना पैसे के। एज टेनेंट, जैसे कि जो किराएदार थे, दे हैड नो सिक्योरिटी,
उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेनर्स की, यानी कि अगर वो किसी की जमींदार की भूमि को अपने खेती करने के लिए किराए में लेते थे, उसका कोई समय नहीं होता था, कभी भी उनको खेत से बेदखल कर दिया जाता था और उनको हाई टैक्स देना पड़ता था और इसके बदले में उन्हें किसानों के रिच लैंडलॉर्ड के अंदर फ्रीली काम भी करना पड़ता था। तो इसके जो अत्याचार किया करते थे, दे कुड एक्वायर नो राइट्स, उनके उस जो लीज पे जो जमीन लेते थे वो 20 साल के लिए 10 साल के लिए, इसको लीज पे लेना बोलते हैं, कोई अधिकार नहीं थे। द पीजेंस मूवमेंट बोल, इस तरह से जो पीजेंस का मूवमेंट था, वो डिमांड करने लगी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू जो देते थे वो उसको कम किया जाए। एबोलिजन ऑफ बेगार, इसको खत्म किया जाए। बेगार जो सिस्टम था कि किसी के खेत में बिना पैसे के काम करना, इसको बंद किया जाए। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और जो अत्याचारी जमींदार थे उनका सामाजिक बहिष्कार, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद अत्याचार करते होंगे, हाई रेवेन्यू चार्ज करते थे गरीब किसानों से, उनको मारते पीटते थे, उन पर जो ज़मीन पर लीज की ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं दिए गए थे और बेगार के रूप में काम करना होता था। इन मैनी, और अगर वो पैसे की मांग करते थे तो उनको मारा जाता था। मैनी प्लेस में कई जगहों पर नाई लोगों ने, जो बार्बर होते हैं, बाल काटते हैं, नाई और धोबियों ने इनके कपड़े धोने से और इनके बाल काटने से मना कर दिया, इसलिए इनको नाई धोबी आंदोलन भी बोलते हैं। 1921 में नाई धोबियों ने अपना अलग आंदोलन चलाया, किसानों ने अपना अलग आंदोलन चलाया और स्टूडेंटों ने, टीचर्स ने अपना अलग आंदोलन चलाया, और कुल मिला के सभी लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइटेड होके तो लड़ रहे थे, इतना तो हमें पता चला। ऑर्गेनाइज बाय पंचायत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड, वो जमींदारों को डिप्राइव करना चाहते थे ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर एंड आर्बर। वाशरमैन, जो धोबी थे और जो नाई थे, उन्हें अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते थे इन जमींदारों को। इन जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगेन, जवाहरलाल ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया इन ए विलेज अवध, टॉकिंग टू द विलेज, और अवध में जो बात कर रहे थे विलेजर्स में, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जो ग्रीवनेंस कहते हैं दुख को, इनको समझने की कोशिश की। गांव में घूमे, वो अवध के गांव में घूमे, नेहरू आए वहां पे। बाय अक्टूबर तक अवध किसान सभा इस्टेब्लिश की गई। किसानों के फेवर में जवाहरलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र ने की मदद से अवध किसान सभा बनाई। विद अ मंथ, कुछ ही महीनों में 300 ब्रांचेज गांव में इसकी इस्टेब्लिश हुई, हर क्षेत्र में। जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ उसके कुछ सालों में एफर्ट्स ऑफ कांग्रेस ने एफर्ट्स लगाया वर टू इंट्रीगेट, एक करने के लिए अवध के किसानों को, और अवध के किसानों का जो संघर्ष था, स्ट्रगल था, वाइडर रेंज में फैला, कई सारी ब्रांच बनाई गई। पीजेंट्स का जो मूवमेंट था, किसानों का मूवमेंट, अब किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे रिच लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, वो हम जानते हैं। डेवलप इन द फॉर्म कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी, लेकिन जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, कहीं ना कहीं असंतोष था उनमें, कांग्रेस की लीडरशिप उनको पसंद नहीं आई। द मूवमेंट 1921 में हालांकि मूवमेंट बहुत राष्ट्रव्यापी में फैला। द हाउस ऑफ तालुकदार, जो घर थे तालुकदारों के, रिच लोग जो थे, तालुकदार जो रसूख वाले जो लोग थे और जो व्यापारी थे, उनके घरों पर हमला कर दिया गया। बाजारों को लूटा गया, बाजार में जितना सामान था लोगों ने सब लूट दिया उसे। गरीब थे, गरीब लोग कब तक सहन करते। ग्रेन होर्ड्स, जो ग्रेन होर्ड्स जो थे, जहाँ अनाज रखा जाता है, उसको ले लिया गया। मैनी प्लेसेस में जो लोकल लीडर्स थे, टोल पीजेंट्स, उन्होंने किसानों को शायद ये बताया कि गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्स वर टू बी पेड, गांधी जी ने ये घोषित किया है कि कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा और जो लैंड है वो पुअर लोगों को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा बताया गया उन्हें स्वराज के बारे में। द नेम ऑफ महात्मा, जो महात्मा का नाम ही जो था, भी इनवोक टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन, एक प्रेरणा के रूप में काम कर रहा था महात्मा गांधी का नाम। तो इस तरीके से गाँव में या अवध में या अवध के कुछ हिस्सों में गाँव में जो तालुकदार स्ट्रगल कर रहे थे,
तालुकदार के अगेंस्ट स्ट्रगल चल रहा था वो कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ। जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो ये सभी लोगों ने स्ट्रगल किया ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट। वी विल स्टडी द रेस्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।